समीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कराऊंगा। बच्चों, कोविड-19 के कारण हमारा कुछ सिलेबस कम हो गया है, यानी कि 30%। उनमें से कुछ अभिक्रियाओं को यहाँ कम किया गया है, परंतु जो अभिक्रियाएं हैं उनमें से मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और क्यों होता है, इसके होने का कारण क्या है। जानिए, रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें यदि हम किसी ताप, दाब या अन्य कारकों के द्वारा कहीं कोई परिवर्तन करें और कारक को जैसे ही वहां से हटाया जाता है तो वह पुनः उसी अवस्था में लौट आए, इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे सपोज करें कि यह मेरे पास एक रबड़ है, माना कि यह रबड़ है। रबड़ को यदि हम ऐसे दबाव देते हैं तो आपने देखा होगा कि रबड़ मुड़ जाता है, झुक जाता है, और जैसे ही हम अपना दबाव यानी कि दाब छोड़ देते हैं तो वह अपने जगह पर पुनः आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रबड़ पर दाब लगा हुआ था, दबाव लगा हुआ था, जिसके कारण वह मुड़ा हुआ था और हटा, परिवर्तन खत्म हो गया, उस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आते हैं, बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जब किसी प्रकार का कोई दाब हो, किसी प्रकार का कोई ताप हो या कोई अन्य परिवर्तन किसी कारण के द्वारा लगाया जाता है और यदि कारण को हटा दिया जाए तो वह अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है, इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे नॉर्मल हम उदाहरण जनरली ले लेते हैं कि यदि दूध है और कहते हैं लोग कि दूध से अगर दही बन गया, ठीक, दूध से दही बन गया, जिन कारणों के द्वारा दूध से दही का बनना होता है, यदि हम चाहें कि कारण को हटा दें और पुनः दूध बन जाए तो यह संभव नहीं है। इस प्रकार से दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन होने का कारण है कि यदि उसमें ताप, दाब की अवस्था में परिवर्तन हो। जैसा यदि ताप की मात्रा बढ़ जाती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और यदि ताप की मात्रा कम हो जाती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। आइए हम इसको आपको समझाते हैं किस प्रकार से ऐसे होता है। माना कि यह एक कक्षा, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा जो हम इसको क्या कहते हैं, यदि आप जानते हो तो बताइए, इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। बहुत अच्छा, आपने सही कहा, इसको हम नाभिक कहते हैं। ये हमने यहाँ पर धन का चिन्ह बनाया हुआ है, आप जानते हो तो बताइए कि ये धन का चिन्ह क्यों बनाया गया। हाँ, सही आपने जवाब दिया। ये धन का चिन्ह इसलिए बनाया गया है क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। बहुत से न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, यानी कि उदासीन होता है। और जो प्रोटॉन, जिससे हम P से इसको दर्शाए हैं, यह P पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक होता है। सही है, बहुत अच्छा, धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होने के कारण जो नाभिक होता है पूर्णतया क्या होता है, धन आवेशित होता है। और नाभिक के चारों ओर जो ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। हाँ, सही आपने जवाब दिया है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। ठीक है, अब आप जैसा कि जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि ताप के कारण ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यदि हम ताप को कम कर दें, अभिक्रियाएं नहीं होती है, इसका कारण जानिए। यदि हम यहाँ पर इसमें सपोज करिए कि यह किसी भी तत्व का एक नाभिक दर्शाया गया है, ठीक है,
यहां अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण रूप से माना कि यह एक तत्व ए है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि 3 3 6 2 8 और 2 10 यानी कि ये 10 हो गया। ठीक है, 10 होने के साथ आप जान गए कि यह इसकी पूर्ण कक्षाएं ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है प्रथम कक्षा में और इसके बाहरी वाली कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 होगा। इस कारण से यह पता चलता है कि यह 2 और 8 होने के साथ साथ, यदि 2 और 8 होने के साथ साथ ये कक्षा जो है पूर्णतया भर चुकी है। यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से मिस करके निकाल दें तो इसकी कक्षा के बाहरी कोश में अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सपोज करिए कि अब 2 और 7 हो गए। इस अवस्था में जब 2 और 7 हो गए तो यहाँ पर अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब ताप हम इसको देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन की गतिविधि क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की गति बहुत तेज हो जाती है तो वह अपनी कक्षा से क्या करता है, आप बताइए क्या करता है। हाँ ठीक सही आपने कहा, ये अपनी कक्षा से बाहर निकलना चाहता है और जैसे ही ये बाहर निकलना चाहता है किसी न किसी दूसरी कक्षा के साथ वह संयोग करता है। इस कारणों से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। प्रश्न पूछता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं ताप के कारण, दाब के कारण होती है। और आपको समझने के लिए ये चीजें बहुत ही कंफर्टेबल है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ताप और दाब किन कारणों के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अगला टॉपिक आपका बनता है, ये है संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए बात करते हैं संतुलित अभिक्रिया के बारे में। देखिए संतुलित अभिक्रिया के बारे में हम बताते हैं आपको। अभिक्रिया ये जो चिन्ह है, यह चिन्ह किसका है, सपोज करते हैं ये हमारा बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष हमने माना ए है, ये है बी है, ये ए बी बन गया। सपोज करिएगा ए है बी है ए बी है। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि यह चिन्ह किसका है, जिसको आप कहते हैं ये तीर का निशान है, तो यह तीर का निशान जब भी किसी अभिक्रिया के साथ लग जाता है तो वह तीर नहीं रह जाता, वह अभिक्रिया को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है कि जब ए और बी दोनों आपस में संयोग करते हैं तो ए बी नामक उत्पाद की रचना करते हैं, यानी उत्पाद को प्रकट करते हैं। आइए बात करते हैं, आपको पुनः बताते हैं। जैसे हमने ले लिया S प्लस O2, ये अभिक्रिया हो गई और क्या बन रहा है SO2। ठीक है, बात करते हैं यस क्या है, बताइएगा यस क्या है। हाँ सही, S जो है सल्फर है। ठीक है, क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। बहुत अच्छा, ऑक्सीजन से। ये दोनों क्या है, अभिकर्मक है। बहुत अच्छा, अभिकर्मक हैं। ये दोनों अभिकर्मक जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाई ऑक्साइड। हाँ, अब हम आपसे पूछेंगे ये संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये जानना है कि ये जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है, दोनों में जो तत्व उपस्थित हैं उनकी संख्या समान है या असमान है। यदि समान है तो संतुलित अभिक्रिया है, और यदि असमान हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, यदि कोई जानता है तो बताए। अगर असमान हो गई तो क्या कहेंगे, हाँ सही आपने कहा, उसी को हम कहते हैं कंकाली अभिक्रिया। कंकाली नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, कंकाली क्या होता है,
तो आपको सीधा उत्तर आना चाहिए कि कंकाली अभिक्रिया उसे कहते हैं जहां पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो, संतुलित न हो, यानी कि उसमें तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर न हो। यदि बराबर है तो संतुलित अभिक्रिया, और बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, बहुत लोग बोल देते हैं असंतुलित अभिक्रिया। नहीं, आप असंतुलित न बोलिए, उसको बोल सकते हैं कि वह कंकाली अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है संयोजन की अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन, संयोजन के बारे में ये बात करते हैं। देखिए संयोजन, संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। कोई पूछता है आपको, हम आपसे यही कहेंगे, कोई भी परिभाषा आप याद मत करिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई परिभाषाएं याद नहीं होती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना होता है। जिस प्रकार से कोई भी फिल्म हम देखते हैं तो शीर्षक के माध्यम से ही समझना चाहते हैं। इस फिल्म में जो शीर्षक है ना, इसी के आधार पर हमें फिल्म समझ में आ जाती है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि संयोजन का मतलब क्या है, यानी कि संयोजन, और ये हुई आपकी अभिक्रिया, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि संयोजन का अर्थ क्या है, तो अभिक्रिया तो हमने आपको बता दिया कैसे होती है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। अब इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यदि हम दो तत्व ले लें, दो पदार्थ ले लें, यदि उनको जोड़ दें और एक पदार्थ बन जाए, तो उसका अर्थ हुआ कि वह संयोजन की अभिक्रिया संपन्न हो गई। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि A नामक एक पदार्थ ले लिया, B नामक एक पदार्थ ले लिया, यदि दोनों का हमने अभिक्रिया कराया तो एक जो नया पदार्थ बना, उसमें ध्यान से सुनिएगा, A एक पदार्थ है, B एक पदार्थ है, और दोनों मिल करके कौन सा पदार्थ बनाया है, AB। लेकिन शर्त क्या है जानिएगा, A अपना गुणधर्म, B अपना गुणधर्म, दोनों ने अपने अपने गुणधर्म का पूर्णतया त्याग नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद जो AB नामक ये तत्व या जो भी पदार्थ बना है, उसने एक नया अपना गुण धर्म संघटन का निर्माण कराया। ठीक, जैसे अभी आपको हमने ऊपर बताया था, सल्फर प्लस ऑक्सीजन दोनों को हमने क्या कराया, अभिक्रिया कराया। तो अभिक्रिया कराने के बाद जो बना है वो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर एक तत्व है। ऑक्सीजन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह एक क्या है, सल्फर, जिसको आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। समझिएगा, सल्फर क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में है। ठीक है, ठोस, ठोस किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। ठोस किसे कहते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों क्या होता है, हाँ सही आपने बताया, दोनों निश्चित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। देखिएगा, ये सल्फर था, ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, हाँ ये गैस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में होता है। गैस क्या किसे कहते हैं, हाँ गैस हम किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ देता है कि ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं के पदार्थ की, तो ये गैस की अवस्था पूछ देते हैं। बताइए गैस की परिभाषा क्या होती है, तो आप उत्तर देंगे क्या, जिसका आकार व क्या आयतन क्या हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। आगे बात करते हैं, देखिएगा, आपने ठोस ले लिया, आपने क्या ले लिया, गैस ले लिया, और दोनों को जब मिलाया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, एक गैस के रूप में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब A
और बी दोनों कौन है, पदार्थ हैं, दोनों एक तत्व हैं। दोनों को लेकर के जब हम संयोजन की अभिक्रिया करते हैं यानी कि जोड़ने की अभिक्रिया करते हैं, इसी संयोजन का एक और नाम भी हम लोग देते हैं, वो होता है योगात्मक की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक। और योगात्मक का भी अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम ए और बी दोनों को लेकर के कार्य करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें ए बी एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया होती है आपकी विस्थापन की अभिक्रिया। आइए जरा बात करते हैं विस्थापन।